हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स। आज हमारा परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर 2 जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज जो मेथड आज मैं यूज़ करने वाला हूँ आई डोंट थिंक कि आपने आज से पहले ये क्वेश्चन ऐसे कभी पढ़े होंगे। मतलब देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आप हैरान हो सकते हो शायद कि मतलब मैथ के क्वेश्चन भी क्या इस तरीके से किए जा सकते हैं। मतलब हम सॉल्व कुछ भी नहीं करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखना कैसे आ जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, अ पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड्स आप समझते हो, खर्च करना। एक बंदा अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। फिर क्या होता है, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60%। उसकी इनकम बढ़ती है 60% से एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70% और उसका खर्चा बढ़ जाता है 70% से। तो हमसे पूछ रहा है बताओ उसकी सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ेंगी या घटेंगी। पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कोई नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा। नॉर्मल बच्चा इन द सेंस कि जिसने आज तक कभी कोचिंग नहीं ली है या इवन ली भी है ना, तो उसको भी मेरा वाला मेथड तो नहीं आता होगा, ये चीज़ गारंटीड है। मतलब एक ऑर्डिनरी बच्चा मैं कह सकता हूँ जिसको थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा। इवन आप भी अगर अभी तक आपने अगर मेथड नहीं सीखा जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले मैं वो बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको करना कैसे है। पहले नॉर्मल अप्रोच जो हर एक के दिमाग में इजीली आ सकती है, बट देखना उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो मेथड मैं बताऊँगा उसमें देखना विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब इससे आपको क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। अगर परसेंटेज से मेरे को पेपर सेट करना है तो मैं ज़रूर ये टाइप डालूंगा। एक इससे क्वेश्चन बन सकता है और एक और टाइप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और 2-3 टाइप्स परसेंटेज के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं वही कवर करूँगा। जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करूँगा, मैं सारा टॉपिक कवर। सबसे पहले आपको पता है परसेंटेज चैप्टर में जब भी हमें कोई चीज़ लेट करनी होगी, एज्यूम करनी होगी, तो हम 100 करते हैं। बिकॉज परसेंटेज का मतलब ही यही है, पर 100 किसी चीज़ को देखना। तो हम लेट जब भी करेंगे तो 100 करेंगे। तो बोला जा रहा है स्पेंड करता है वो 75% ऑफ हिज इनकम। इनकम नहीं पता ना कितनी है, तो इनकम जब भी कोई बच्चा लेट करेगा वो 100 करेगा। तो आप बोलोगे चलो इनकम 100 मान लेते हैं। एज्यूम करने में क्या जाता है हमारा, इनकम अगर 100 मान ली मैंने तो उसका 75% है जो वो बंदा स्पेंड कर देता है, मीन्स वो उसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है 75% ऑफ इनकम। अब इनकम 100 मानने से फ़ायदा क्या हुआ कि इसका 75% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 100 का 75% 75 ही होता है। 100 मानने से यही फ़ायदा होता है। अगर आप 200 या 300 कुछ और मानो या इवन 1 मानो तो फिर दिक्कत आती है। 100 मान के जो चीज़ परसेंटेज में दी होती है वो एज इट इज़ लिख दो। 100 में से जितने मार्क्स आते हैं किसी बच्चे के उतने ही परसेंट तो होते हैं। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ को अगर 100 में से देखा जाए तो वो जितनी ओरिजिनल होती है उतनी ही परसेंटेज में होती है। तो अगर वो 75% अपनी इनकम का खर्च करता है, इट मीन्स इनकम 100 होगी तो वो 75 रुपये खर्च करेगा। तो यहाँ से सेविंग्स बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा जो 100 रुपये कमाता है और 75 रुपये खर्च करता है तो वो 25 रुपये बचाता है। सेविंग्स किसके बराबर होती हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो सेविंग्स तो निकलेंगी। ये 3 चीज़ें मेरे को पहली लाइन से पता चल गई। अब अगली लाइन पढ़ो, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60%। इनकम बढ़ जाएगी 60% से। आप जानते हो 100 का 60% कितना होता है, 100 का 60% 60 ही होता है। 100 का यही तो फ़ायदा है। तो इनकम में 60 रुपये बढ़ा दो, इनकम कितनी हो जाएगी 160। एक्सपेंडिचर बढ़ाना है 70% से, तो एक्सपेंडिचर को 70% से बढ़ा दो। अब ये मत सोचना कि अब यहाँ भी 70 प्लस कर देते हैं, नहीं, क्योंकि ये 75 है। 100 होता तो फिर कोई टेंशन नहीं थी। 100 पे जितना परसेंट हो उतना ही ओरिजिनल ऐड करना होता है। परसेंटेज में 60 था तो हमने 60 ही ऐड किए, बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ 75 को बढ़ाना है ना, तो यहाँ पहले देख लेते हैं कितना बनेगा। 75 को बढ़ा के बढ़ाना है तो इट मीन 75 का कितना परसेंट निकालो, 170%। जब भी किसी चीज़ को बढ़ाना होगा, सपोज़ कोई बोलता है आपको कि कोई चीज़ 20% से बढ़ गई, तो आप उसका कितना परसेंट निकालोगे, 120%। और अगर ऐसा बोला जाए कि 20% से कोई चीज़ घट गई तो आप उसका 80% निकालोगे। बढ़ जाएगी कोई क्वांटिटी
तो आप 100 में उतना ऐड करोगे, घट जाएगी तो आप 100 में से उतना सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अभी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बड़ा है, 70% से बड़ा है ना, तो आप 75 का 170% निकालोगे। 75 का 170% विच इज़ इक्वल टू 75 इंटू 170/100। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 2 2 ज़ा 285 ज़ा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 85 3 ज़ा आ गया आपका 255/2 विच इज़ इक्वल टू 127.50, 127 रुपये 50 पैसे। सेवेंटी परसेंट से कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, पेपर में सीधा उसका कितना परसेंट निकालोगे, 170%। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पहले आप 70% निकालोगे फिर इसमें ऐड करोगे। जितना जल्दी काम हो सकता है वैसे करना है। अभी मैं आपको लॉन्ग अप्रोच बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने का जब सही मेथड बताऊँगा तो आप हैरान हो सकते हो, शायद मे बी आपने ऐसा नहीं पढ़ा हो आज तक। अब नई वाली इनकम पता चल गई जितनी बड़ी हुई है, नया वाला एक्सपेंडिचर पता चल गया जितना बड़ा हुआ है, तो नई वाली सेविंग्स भी तो पता चल जाएंगी। बिकॉज अब की बारी बंदा कितना कमा रहा है, 160, जिसमें से खर्च कितना कर रहा है, 127 रुपये 50 पैसे। तो पीछे कितना बचेगा, 32 रुपये 50 पैसे। माइनस ही करना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, सेविंग्स निकल जाती है। तो नई वाली सेविंग्स कितनी आएगी, 32 रुपये 50 पैसे। अब आपको देखना है सेविंग्स में इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ। साफ नज़र आ रहा है इंक्रीज़ हुआ। कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले सेविंग्स 25 थी, अब सेविंग्स 32.5 है, तो आप बोलोगे 7.5 रुपये का इंक्रीज़ हुआ कि नहीं, 7.5 का इंक्रीज़। कोई चीज़ अगर 25 से 32.5 हो जाएगी तो 7.5 का इंक्रीज़ हुआ। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। रुपीज़ में पूछा होता तो 7.5 हमारा आंसर होता, लेकिन अभी 7.5 आंसर नहीं है, बिकॉज परसेंटेज में चीज़ चाहिए। तो 7.5 का इंक्रीज़ हुआ है कितने से। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखते हैं कि पहले कितनी थी, पहले तो 25 थी ना, 7.5 का इंक्रीज़ 32.5 से थोड़ी हुआ, 32.5 तो बाद वाली वैल्यू है। तो नीचे हमेशा क्या लिखना है आपको, इनिशियल वैल्यू। ऊपर लिखना होता है कितना चेंज हुआ है, तो चेंज कितना हुआ, 7.5 रुपये का। नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, और अगर चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही होता है। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, और अगर आप 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28 होता है, 8 चौक 32 होता है, तो 30% आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने देखा इस मेथड में गलती लगने का चांस पूरा है। यहाँ तो नहीं लगेगी, 100 से 160 तो बना लोगे। ये जो इसका 70% बढ़ाना था उसमें गलती लगने का पूरा चांस है, बिकॉज ये कैलकुलेशन इतनी आसान तो नहीं है। ये लिखने में गलती कर सकते हो, फिर इसमें से ये माइनस करके ये लिखने में गलती कर सकते हो, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है, वहाँ गलती हो सकती है। चलो आपने यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक कर लिया, तो आप यहाँ ये लिख के नीचे हो सकता है 32.50 लिख लो। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप बहुत ज़्यादा अगर आप इस मेथड से जाते हो। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। प्लस टाइम कंज्यूमिंग कितना समय लगा मेरे को ये सब करने में। तो आंसर तो आ गया, नो डाउट आंसर हर मेथड से आएगा, बट एग्ज़ाम में आपके पास बेस्ट पॉसिबल मेथड्स होने चाहिए जिससे आपका आंसर जल्दी आए। बिकॉज आप चाहते हो कि आप ज़्यादा समय ना स्पेंड करो मैथ्स के क्वेश्चन में, बिकॉज पेपर में और भी तो कंपोनेंट्स आने हैं। और प्लस अगर मैंने परसेंटेज और रेशो आपको पढ़ा दिए हैं तो पेपर में तो आपको कोई तंगी आनी ही नहीं है। तंगी क्यों नहीं आनी है, बिकॉज जो मेथड्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, रेशो में आप देख चुके हो कि कभी आपको परेशानी नहीं आई होगी। मेरा रेशो का कोई लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पूरी वीडियो में कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ। सेम चीज़ परसेंटेज में होगी, प्लस परसेंटेज में आप नए नए तरीके और सीखोगे। अभी सीखा ही गया, अभी तो सिर्फ रेशो पढ़ा, अभी परसेंटेज में देखो, प्रॉफिट लॉस में देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखो, कैसी कैसी यूनिक अप्रोचेस बताऊंगा आपको मैं। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से। जिसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, बस थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अ पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। 75% का मतलब देखते हैं क्या होता है। पहले मैं पूरी लाइन लिख लेता हूँ, स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम। अब देखते हैं 75% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं होता, कुछ नहीं करना आपको।
75 का तो 75 रहेगा, आगे जो परसेंटेज की साइन होती है वो डिनोमिनेटर में 100 बन जाता है। 75% कैन बी रिटन एज 75/100। कहीं भी अगर 20% लिखा है तो यू कैन राइट इट एज 20/100। कोई इशू नहीं है इसमें, इतना तो कर सकते हैं हम आराम से। वही चीज़ मैंने यहाँ की, 75% को लिखा 75/100। जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब अगर इसमें कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो करो। 5 के टेबल से कर सकते हो, 25 के टेबल से भी कर सकते हो। मैं सीधा 25 से काट रहा हूँ। 25 3 25 4 75% का वही मतलब है जो 3/4 का मतलब है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। कहीं 75% लिखा हो या कहीं 3/4 लिखा हो, वन इज़ द सेम थिंग। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। और सेम चीज़ कहीं 20% लिखा हो या कहीं 1/5 लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। 20% का क्या मतलब होता है? 100 में 20 का होना, और 5 में 1 का होना भी तो उसी के बराबर है। खुद देख लो, 20% मीन्स 20 का होना कितने में? 100 में। और 20% को मैं बोल रहा हूँ, इसका एक और मतलब है कि 1 का होना 5 में। तो वापस ये चीज़ यही तो बन जाएगी। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 20/100 ही तो बन जाएगा। फ्रैक्शन में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा ना हो। 75% मतलब 75 का होना 100 में। 75 का 100 में होना या 3 का 4 में होना एक ही मतलब होता है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही ट्राई करेंगे कि हम परसेंटेज की क्या बना लें, फ्रैक्शन बना लें। अब जब फ्रैक्शन बना ली तो काम ख़त्म नहीं हो गया। वैसे तो आपको 75% की फ्रैक्शन याद हो जाएगी कुछ समय में, 3/4, 25% की याद हो जाएगी 1/4, 50% की 1/2, 66, 2/3% की 2/3 में सारी जितनी भी परसेंटेजेस हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। मतलब जिस दिन मेरे को लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी 75% को चेंज करना वॉज नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मेरे को आपको पहले से बताना चाहिए था ये सब। मतलब इतना कोई भी बच्चा ऑन स्पॉट भी कर सकता है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, 75 और 100 को काटा जा सकता है पेपर में। जब इतना लिख दिया, अब आपको देखना है स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है कि अगर आप 100 अर्न करते हो तो आप 75 स्पेंड करते हो। यही मतलब था ना वैसे। लेकिन जब इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब इसका मतलब क्या है कि आप अगर 4 रुपये कमाते हो तो आप स्पेंड कितना करते हो? 3। किसी चीज़ को परसेंटेज में लिखा हो तो उसको भी आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो आपको वो चीज़ भी पढ़ना आनी चाहिए। तभी मैंने कहा स्पेंड्स का मतलब है आप एक्सपेंडिचर है वो आपका 75% ऑफ व्हाट? इनकम। तो जब मैंने 75% को फ्रैक्शन में चेंज किया वो बन गया 3/4। मतलब अगर आप 4 रुपये कमाते हो तो उसमें से 3 रुपये खर्च करते हो। ये खर्च करते हो कैसे पता चला? इस वर्ड से। अगर सेव से लिखा होता तो मैं 3 रुपये क्या मान रहा होता? सेविंग्स मान रहा होता। बाद में जो चीज़ लिखी होती है वो किसके बराबर होती है? डिनोमिनेटर के। बाद में इनकम वर्ड लिखा है मीन्स जो 4 होगा वो डेफिनेटली इनकम ही होगी, और जो चीज़ पहले लिखी होती है वो न्यूमरेटर से जज करनी होती है। ये सीख जाओगे आप 1-2 क्वेश्चन में। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे ना इसमें तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 75% कैन बी रिटन एज 3/4, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और 3/4 में 3 क्या है 4 क्या है उसको कैसे देखना है? मैंने कहा जो चीज़ ऑफ के बाद में लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर में देखना है आपको। मतलब ऑफ के बाद इनकम लिखा तो इनकम कहाँ मिलेगी? डिनोमिनेटर में। परसेंटेज से पहले क्या लिखा? स्पेंड्स। स्पेंड्स का मतलब होता है खर्च करना। खर्च करने को मैं बोलता हूँ एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ मिलेगा? न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन के 2 ही पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या डिनोट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तब आपको पता चल गया इनकम इज़ 4। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जितनी मेरी इनकम है मैं उतने बॉक्सेस बना लूँगा। मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए बिकॉज इनकम मेरी 4 थी। तो ये चारों बॉक्सेस क्या डिनोट कर रहे हैं? इनकम। ये भी इनकम है, ये भी इनकम, ये भी इनकम और ये भी इनकम। चारों के चारों बॉक्सेस मेरी इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ इनकम किसके बराबर होती है? इनकम होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के सम के बराबर। जैसे सपोज़ मैं 120 रुपया कमाता हूँ तो वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। सपोज़ मैं 100 रुपया खर्च कर देता हूँ और 20 रुपये बचा लेता हूँ। इनकम इज़ ऑलवेज रिटन एज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आप कितना कमाते हो वो किसके बराबर होता है? आपने कितना खर्च किया प्लस आपने कितना सेव किया। ऑलवेज, ये ट्रू है बात। तो अब आप जानते हो इनकम के तो 4 बॉक्सेस बन गए, बस इस 4 में से एक्सपेंडिचर वाले कितने हैं? 3। तो 3 को आप एक्सपेंडिचर वाला मानोगे।
अब 3 अगर एक्सपेंडिचर वाले हैं तो डेफिनेट बात है कि ये जो लास्ट बचा ये कौन सा होगा, सेविंग्स वाला, बिकॉज इनकम होती ही 2 चीज़ों के बराबर है, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बराबर, तीसरा फैक्टर तो कोई आता ही नहीं है। तो अगर ये पूरी की पूरी इनकम थी तो ये डेफिनेटली एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में ही बटेगी। तो 3 हिस्से एक्सपेंडिचर कहाँ से लिखे, क्वेश्चन बोल रहा था, और जब एक हिस्सा जो बच गया इट हैज़ टू बी सेविंग्स, और कोई मेरे पास चारा ही नहीं है उसको लिखने का। जब इतना काम मैंने कर लिया मेरा क्वेश्चन हो गया। अगर आप ये समझ के कि बॉक्सेस कितने बनाने हैं और बॉक्सेस में एक्सपेंडिचर वाले कितने मानने हैं तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अब वो बोल रहा है इनकम बढ़ा दो 60% से, आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे वैल्यू दी है ऐसा मान लो कि इनकम 60% से बढ़ी, मतलब आपकी जेब में 60 रुपये आ गए, तो 60 रुपये यहाँ भी आ गए, 60 रुपये यहाँ भी और यहाँ भी। इनकम बढ़ी ना 60 रुपये से, पूरी की पूरी इनकम बढ़ रही है, तो हर जगह मेरे पास कितने पैसे आ गए, 60 रुपये। ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी और ये भी, चारों बॉक्सेस में मेरे पास 60 रुपये आ गए हैं। लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 70% से। एक्सपेंडिचर होता है जो आपकी जेब से जा रहा है ना, जितना आप खर्च कर रहे हो वो आपकी जेब में आ नहीं रहा, वो आपकी जेब से जा रहा है, तो वो कितना 70। तो यहाँ से भी 70 जाएंगे, यहाँ से भी 70 जाएंगे और यहाँ से भी 70 जाएंगे, सेविंग्स वाले से नहीं जाएंगे बिकॉज एक्सपेंडिचर बढ़ा 70 से, सेविंग्स की तो बात नहीं कर रहा वो, सेविंग्स तो वो बाद में पूछ रहा है। इतना फॉर्मेट बना लोगे आप, जितनी इनकम बढ़ी है उतना इनकम में आ जाएगा हर बॉक्स में, और जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है उतना एक्सपेंडिचर वाले बॉक्सेस में आ जाएगा। ये मैं माइनस के साइन क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी जेब से जा रहा है पैसा, और इनकम जो है वो आपकी जेब में आ रहा है पैसा। प्लस और माइनस की कुछ इतनी अहमियत नहीं है कि आप सोचो कि मैं कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ प्लस और माइनस के साइन से, नहीं, वो जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि दिस मनी इज कमिंग इन योर पॉकेट एंड दिस इज गोइंग आउट। अब एक चीज़ नोटिस करो, अभी सिर्फ एक बॉक्स की बात करते हैं, ये वाले की, बाकियों को बाद में देखते हैं। इस बॉक्स में आपके पास आए कितने पैसे थे, 60 आए थे ना आपके पास, लेकिन आपने खर्च कितने किए, 70। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, आपकी जेब में आए ही 60 रुपये और आपने खर्च कितने कर दिए, 70। इट मीन्स आपने 10 रुपये उधार लिए। इज इट ट्रू और नॉट? आपकी जेब में 60 रुपीज़ आए हैं एंड यू हैव स्पेंट रुपीज़ 70। आए 60 थे, खर्च 70 किए, इट मीन्स 10 कहीं और से लिए कि नहीं, तो यहाँ पे 10 का उधार रहा। सेम चीज़ यहाँ भी तो 60 रुपये आए थे और आपने 70 खर्च कर दिए, यहाँ भी 10 का उधार रहा। यहाँ भी आपके पास 60 रुपये आए थे और आपने 70 खर्च कर दिए, यहाँ भी 10 का उधार रहा। आपके पास टोटल उधार यहाँ तक कितना चढ़ चुका है, 30 रुपये, है ना। यहाँ भी 10 फालतू खर्च किए, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 3 बार आपने 10-10 रुपये फालतू खर्च किए, मतलब आपने 30 रुपया ज़्यादा खर्च कर दिया जो आपकी पॉकेट में आया ही नहीं था, वो आपको किसी और से लेना पड़ा। अब आप खुद बताओ वो किसने दिया होगा, वो इसने दिया होगा, बिकॉज ये अभी तक शामिल नहीं हुआ था। 60 जेब में आए, 70 खर्च कर दिए, 10 उधार लिया। वो 10 उधार कहाँ से लिया अभी मुझे नहीं पता। फिर 60 रुपये जेब में आए, 70 खर्च कर दिए, फिर 10 उधार लिया। फिर 60 रुपये जेब में आए, 70 खर्च कर दिए, फिर 10 रुपये उधार लिया। मतलब अभी तक गेम सिर्फ यहाँ तक हुई है ना, इसके बाद का तो मुझे नहीं अभी आइडिया। इतना मेरे को पता चल गया कि यहाँ तक मैंने 3 बॉक्सेस तक 30 रुपये उधार लिए। अब इनको उधार दे कौन रहा है, ये दे रहा है, बिकॉज इसको भी छेड़ा नहीं मैंने। इसके पास थे कितने खुद, 60, खुद तो इसके पास 60 थे, बट इसने 30 उधार दे दिया, तो इसके पास कितने रह गए। आपके पास 60 रुपये हो और अगर आप 30 रुपये किसी और को दे रहे हो तो आपके पास 30 बचेंगे कि नहीं। तो 60 तो इसके पास ओरिजिनली थे, बट इसने 30 दे दिए, तो इसके पास कितने रह गए, 30% इज़ योर आंसर। 30% ही निकाला था कि नहीं मैंने, वो पूरे मेथड से। अब ये आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा हो गया। अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया, अब आपको कैसे करना है वो बताता हूँ, पेपर में कैसे करोगे आप। इस मेथड में बिल्कुल समय नहीं लगता। क्या करोगे आप, सबसे पहले 75% का क्या मतलब होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 मीन्स 4 इनकम है और 3 एक्सपेंडिचर है। जैसे आपने देखा 4 इनकम है, आपने 4 बॉक्सेस बना दिए, 4 बॉक्सेस बना दिए, चारों बॉक्सेस इनकम वाले हैं। इस 4 में से कितने बॉक्सेस एक्सपेंडिचर वाले हैं, 3, तो एक बॉक्स कौन सा होगा, सेविंग्स वाला। फिर आप देखो कि इनकम कितनी बढ़ी है, 60% से, तो हर जगह 60 आ जाएंगे। फिर आप देखो कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 70, हर जगह 70 आ जाएगा। 60 रुपये जेब में आए, 70 रुपये खर्च कर दिया, 10 उधार लिया। 60 रुपये जेब में आए, 70 खर्च कर दिया, 10 उधार लिया। यहाँ भी 10 उधार लिया। कहने का मतलब यहाँ तक आपने 30 रुपये उधार ले लिया।
ये जो 30 रुपये उधार लिया इससे लिया था, इसके पास खुद 60 थे, इसने 30 इनको दे दिए, इसके पास खुद कितने बचे 30% इज़ योर आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। मैं इस पर 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, ताकि ये अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए। हो गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा, देखना जल्दी हो जाएगा। अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। 80% का क्या मतलब होता है? 80% मीन्स 80/100। और अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। 80% मीन्स 4/5। अब आप जानते हो 4/5 में 5 क्या डिनोट कर रहा है और 4 क्या डिनोट कर रहा है? 5 इज़ इनकम एंड 4 इज़ एक्सपेंडिचर, है ना। अब थोड़ी ना इतना सोचना है। तो इनकम के कितने बॉक्सेस बना दोगे? 5। ये पांचों बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनकम। इसमें से एक्सपेंडिचर के कितने बॉक्सेस हैं? 4। तो लास्ट वाला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेविंग्स को। अब हम इतना तो जानते हैं, इनकम बढ़ गई 35% से, तो हर बॉक्स में कितना पैसा आ गया? 35। हर बॉक्स में 35 रुपये आ गए। लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया 37.5% से। 37 1/2 का क्या मतलब होता है? 37.5। तो यहाँ भी आपने 37.5 खर्च किए, यहाँ भी 37.5 खर्च किए, यहाँ भी 37.5 खर्च किए और यहाँ भी 37.5 खर्च किए। यहाँ तक एक्सपेंडिचर यहीं तक आ रहा है ना। अब एक ही बॉक्स से समझ आना बात। जेब में आए थे 35 रुपये, खर्च किए 37.5। आए आपकी जेब में 35 रुपये थे, खर्च आपने 37.5 किए। इट मीन्स आपने 2.5 रुपये उधार लिया। 2.5 रुपये तो उधार है आपके ऊपर। आए 35 थे, खर्च ज़्यादा कर रहे हो। ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इनकम से। अब इनकम से ज़्यादा खर्चा होगा तो वो उधार लेके ही पॉसिबल है। तो 2.5 रुपये यहाँ उधार चढ़ गया आपके ऊपर। तो क्या सिर्फ यहीं चढ़ा? ऐसा आपने यहाँ भी किया, ऐसा आपने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। इट मीन्स 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे। तो 2.5 रुपये आपने कितनी बार लिए? 4 बार। 1 2 3 4। 4 बार आपने 2.5 रुपये उधार लिया। तो 2.5 × 4 मतलब 10 रुपये का उधार चढ़ गया आपके ऊपर। 2.5 × 4 इज़ 10। टोटल उधार आपके पास यहाँ तक चढ़ चुका है 10 रुपये का। वो 10 रुपये किसने दिए होंगे? इसने। तो जब इसके पास खुद 35 थे और इसने 10 इनको दे दिए, तो पीछे कितने रह गए इसके पास? 25। 25% आपका आंसर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि ये जो 25% है ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़? तो इट इज़ इंक्रीज़। सेविंग्स में इंक्रीज़ ही होगा जब तक कि ये वैल्यू नेगेटिव ना हो, और वैसा केस बनता ही नहीं है। तो इंक्रीज़ ही होता है, बट वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ से माइनस करके पता चल जाता है। माइनस क्या किया जाता है? उधार जो इसने दिया होता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले केस में। हर केस में उधार नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी जेब में 35 रुपये आएंगे बट आप खर्च करोगे 25। 35 आएंगे लेकिन आप खर्च करोगे 25। तो आप हर जगह 10-10 रुपये जोड़ने लगोगे। तो वो जो आप 10-10 रुपये जोड़ने लगोगे वो फिर इसको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो ये उधार दे रहा है, लेकिन कल को जब आप खर्चा कम कर दोगे, ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन बनेंगे हर बारी कि ये खर्चा ही ज़्यादा होगा। किसी केस में खर्चा कम भी होगा। तो जब खर्चा कम होगा तो वो कितना कम होगा वो इसमें प्लस हो जाएगा। वो वाला केस भी बनेगा। बट आप देखो यहाँ 25% लिखने में कोई दिक्कत हुई? हमने 2 मिनट में लिख दिया। 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 80% को मुझे पता है 4/5 बोलते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी जब मैं फ्रैक्शंस बनाना सिखाऊंगा। और जब ये बार बार यूज़ होंगी, जैसे 75% 3/4, 80% 4/5, तो ऐसी फ्रैक्शंस मुंह पे चढ़ जाएंगे आपके। तो आप जानते हो नीचे वाली इनकम होती है, ऊपर वाला एक्सपेंडिचर होता है। तो अपने 5 बॉक्सेस बना दिए, पांचों इनकम वाले हैं, जिसमें से 4 एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक किसको कर रहे हैं? सेविंग्स को। फिर आपने देखा इनकम कितनी बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है 35%। फिर आपने देखा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 37.5%। अब मैं बार बार 37.5 लिखूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये बार बार 35 लिखना भी बेवकूफ़ी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जस्ट टू गिव यू अ आइडिया। पेपर में डब्बे भी नहीं बनाने हैं, पेपर में सिर्फ ऐसे निशान लगाने हैं जिससे आप क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन आप दिमाग में बना सकते हो। आपको पता चल गया टोटल बॉक्सेस कितने इमेजिन करने हैं? 5, जिसमें से 4 एक्सपेंडिचर वाले हैं। आपको पता है पांचों बॉक्सेस में कितना पैसा आया मेरे पास? 35। पांचों में 35 आया। लास्ट वाला बॉक्स जो है सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
पीछे बचे 4 बॉक्स, वो है एक्सपेंडिचर वाले। एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो आप? 37.5। आए तो 35 रुपीज़ से, खर्चा कर रहे हो 37.5, इट मीन्स ₹2.5 ज़्यादा खर्च कर रहे हो। ऐसा आप कितने बॉक्सेस में करोगे? 4 बॉक्सेस में। तो ₹2.5 का उधार चढ़ते जा रहा है हर बॉक्स में, और ऐसा आपके साथ 4 बॉक्सेस तक होता रहेगा। मतलब ₹2.5 चढ़ गए 4 बार, तो 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 कितने होते हैं? 10। ₹10 का उधार चढ़ गया, वो देना किसको पड़ेगा? सेविंग्स वाले बॉक्स को। सेविंग्स में आए कितने पैसे थे? 35 आए थे। 10 इसको दे दो, 25% आंसर। बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं और 2-4 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अगेन मैंने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट जो है आपके दिमाग दिल में हर जगह ये समा जाए, इसीलिए मैं ज़्यादा वैल्यूज़ ही चेंज कर रहा हूँ। अभी तक क्वेश्चन की टाइप नहीं बदल रहा हूँ। टाइप क्या बदलूँगा? नेक्स्ट में क्या कर दूँगा मैं, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ जो है वो कम होगा, मतलब तब आपको पता चल जाएगी प्लस कैसे करना है, वो भी दिखा दूंगा। और एक ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें एक्चुअल वैल्यूज़ दी होंगी, और वहाँ भी मैं ये ट्रिक लगा के दिखाऊंगा। मतलब आप लोग ट्रिक के बड़े फ़ैन रहते हो, तो मैंने सोचा आपको एक ट्रिक भी करवा दी जाए। वैसे मैं ट्रिक का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रिक को भी कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ रटनी ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में देखा कि हर चीज़ परसेंटेज में बन रही है, तो यहाँ ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। अगेन देखते हैं। मेन आपके लिए चैलेंज यही है कि आपको 87.5% की मे बी फ्रैक्शन याद ना हो और पेपर में बनानी पड़े। तो कोई टेंशन नहीं है, पेपर में बना सकते हो आप, इतना भी पेपर में टाइम कम नहीं है। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतनी चीज़ें अगर आप क्रैम नहीं कर सकते हो, तो आप 87.5 को पेपर में भी बना सकते हो। कैसे बनाना है? 87.5% को लिखोगे आप 87.5/100, बिकॉज यू नो कि ये परसेंटेज की साइन कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में। अब आपको पता है ये डेसिमल भी हटेगा, जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 एक और आएगा, मतलब नीचे 1000 बन जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। डेसिमल हटाना तो जानते हो, कहीं पे अगर 10.5 लिखा हो तो इट कैन बी रिटन एज 105/10। मतलब अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आता है, 2 डिजिट हो तो नीचे 100 आता है। तो यहाँ 1000 कैसे बना? 100 तो पहले से था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो नीचे 10 एक और आना था, तो 100 × 10 कितना होता है? 1000 हो गया सीधा। अब यहाँ तो 5 के टेबल से काट लो, या सीधा 25 के टेबल से काटो। मैं 25 से काट रहा हूँ। 25 3 ज़ा 75, 12 125, 25 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, तो 40 ज़ा 1000। क्या 35 और 40 अभी भी कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं 5 के टेबल से। 5 7 ज़ा 5 8 ज़ा, तो दिस इज़ नथिंग बट 7/8। 87.5% को लिख सकते हो 7/8। आप जानते हो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम को। दिस इज़ योर इनकम, और 7 क्या है? एक्सपेंडिचर। अब 8 डब्बे बनाने का कोई मतलब नहीं है, बनाने तो बना सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन इमेजिनेशन से कर पाओ बिना पेन उठाए। बना दिया 8 बॉक्सेस, क्या पता बॉक्स बना के आपको मज़ा आ रहा हो। वैसे मैं नहीं ऐसा पेपर में करूँगा, मैं उसको क्वेश्चन को ओरली करने की कोशिश करूँगा। ऑल दीज बॉक्सेस रिप्रेजेंट इनकम, तो हर एक के ऊपर आई लिखो, करो टाइम वेस्ट। अब इसमें से 7 डब्बे एक्सपेंडिचर वाले हैं, तो पेपर में हर जगह ई भी लिखना होगा आपको। मतलब ये सब नहीं करना है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए होता है। ऐसा मत सोचना कि सर ने बोला था ये सब भी करना है पेपर में जाके। आप जानते हो कि 7 बॉक्सेस रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या करो, एक ही ई लिखो और यहाँ से लेके यहाँ तक एरो डाल दो। मतलब अपनी समझ है ना, किसी को थोड़ी बताना है रफ शीट पे क्या कर रहे हो क्या नहीं। और एक ही बॉक्स बचा, दिस इज़ योर सेविंग्स वाला बॉक्स। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद अब देखो इनकम कितनी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है 59%। इनकम वाले ही तो हैं सारे बॉक्स, तो हर जगह 59 रुपीज़ आएंगे। अब मैं हर जगह नहीं लिख रहा, यहाँ भी 59 आए, इधर 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 इधर, और एंड तक 59 ही आ रहे हैं। इनकम बढ़ी ही 59% से है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 67 से, तो मैं हर जगह 67 नहीं लिख रहा। 67 यहाँ भी, इधर 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 और इधर। ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, सिर्फ हर जगह वैल्यूज पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही बॉक्स से समझ आनी है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो। जेब में कितना पैसा आया? 59, और खर्च कितना कर दिया? 67। अगेन उधार चढ़ गया, पैसा कम आया था, खर्च ज़्यादा कर दिया, 8 रुपये उधार चढ़ गया आपके ऊपर। तो ऐसा अगले केस में भी होगा। ऐसा कब तक होगा? ऐसा यहाँ तक होगा। 8 रुपये उधार चढ़ रहा है,
तो यहाँ भी चढ़ेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। टोटल कितना हो गया? 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 40, 48, 56। यहाँ से समझ लो कि एक्सपेंडिचर वाले टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 7। तो एक बॉक्स में 8 रुपये चढ़ रहे हैं, तो 7 में कितने चढ़ जाएंगे? 8 7 56। टोटल उधार चढ़ गया आपके ऊपर 56 रुपीज़ का। वो कौन दे रहा है? वो ये दे रहा है एंड वाला, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं था। तो 59 उसके पास कुल थे सारे, 56 इन्होंने लूट लिए, पीछे सिर्फ कितना बचा? 3% आपका आंसर है। तो सेविंग्स बढ़ेगी सिर्फ 3% से। बढ़ेगी कितनी? बढ़ेगी 3% से। नथिंग डिफ़िकल्ट। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना होता, मैं क्या करता? 87.5% है, 87.5% मीन्स 7/8। 7/8 का मतलब है 8 इनकम है और 7 एक्सपेंडिचर है। तो आपको 8 बॉक्सेस नहीं बनाने, आपको दिमाग में रखना है कि 8 ठीक है बॉक्सेस बन गए इनकम वाले, 7 एक्सपेंडिचर वाले हैं। फिर देखो इनकम कितनी बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है 59%, मीन्स आपकी जेब में 59 रुपीज़ आ रहे हैं हर बॉक्स में, 8 के 8 में। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 67% से, मतलब आपने खर्चा करना शुरू कर दिया 67 रुपीज़। जेब में आ रहे हैं 59 एंड यू आर स्पेंडिंग 67। आप 8 रुपये उधार लेके चल रहे हो हर बार। हर बार मतलब कितनी बार करोगे? एक्सपेंडिचर कितनी बार किया? 7 बार। तो ऐसा 7 बार करोगे, मतलब आपको 7 बार किसी से 8 रुपये मांगने पड़ रहे हैं। 8 रुपये मांगने पड़ रहे हैं किसी से, कितनी बार? 7 बार। तो टोटल कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर 56 रुपीज़ का। 56 का कर्जा हो गया। अब ये 56 का कर्जा कौन दे रहा होगा? 7 बॉक्सेस तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 7 में आप ऑलरेडी डाउन चल रहे हो, यहाँ तक तो आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। तो वो मिल रहा होगा इस बॉक्स से, जिसके पास खुद 59 है। खुद 59 और 56 इनको दे दिए, पीछे रह गए 3%। 3% इज़ योर आंसर। विदाउट यूजिंग पेन करना है, फिर मज़ा है ये। और इतनी प्रैक्टिस चाहिए आपको कि पेन ना उठाना पड़े, या आपको समझाने के लिए करता हूँ मैं ये सब, नहीं तो मैं इसको 4-5 सेकंड से ऊपर ना लगाऊं। मुझे ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद है और आपको भी करवा दूंगा, बिकॉज मुझे पता कॉमनली यूज कौन सी हैं। तो वो एक वीडियो में लूँगा और उसमें वो सब कवर कर लूँगा। और याद तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। नहीं कर सकते तो मैंने बताया ऑन स्पॉट भी बनाई जा सकती है, नॉट ए बिग डील। बट कर लोगे तो राजा बन जाओगे, है ना। पेपर में जितना टाइम बचा लो उतनी अच्छी बात है। जिन पेपर में तो 2 घंटे हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर कल को 1 घंटे वाला एग्ज़ाम देना पड़ जाए आपको एसएससी का कोई, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक का एग्ज़ाम देना पड़ जाए, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जेके एसएसबी तो मैं सिर्फ लिखता हूँ, मैं जानता हूँ जेके एसएसबी का लेवल कुछ नहीं है एग्ज़ाम का। तो जेके एसएसबी को लेकर बेफिक्र रह सकते हो आप। मैं आपको चाहता हूँ कि इन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाऊँ। मैं सिर्फ लिमिटेड चीज़ें नहीं दे रहा हूँ आपको, वरना मैं ये सब पढ़ाऊँ ही नहीं आपको। मैं आपको नॉर्मल पढ़ा दूँ जैसे बाकी चैनल पे पढ़ाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो उसमें आप भी खुश रहोगे, है ना। छोटी मोटी चीज़ें बड़े मज़े से समझ आती हैं, और जो चीज़ें बड़े मज़े से समझ आती हैं वो पेपर में नहीं आती। पेपर में थोड़ी वो चीज़ें आती हैं जिसको आप इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बड़ी मज़े से समझ आ जा रही है, आप कह रहे हो वाओ व्हाट ए टीचर, क्या पढ़ा रहा है ये, तो एक एक चीज़ मेरे दिमाग में घुस रही है, तो इट मीन्स वो बहुत ईजी लेवल पढ़ा रहा है, फिर वो एग्ज़ाम लेवल को भी टच नहीं किया। तो अगर मेरी भी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बड़े ईजिली घुस रही हैं, तो समझ जाओ कि देयर इज़ ए लेवल बियॉन्ड दैट, और मुझे पुश करो वहाँ जाने के लिए। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अल्टीमेट लेवल तक भी रीच कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं है पढ़ने में, मैं देख चुका हूँ। कभी आप कुछ कमेंट करते हो, कभी कुछ करते हो, मतलब पढ़ाई को लेकर कमेंट कम होते हैं, फालतू कमेंट ज़्यादा होते हैं कि अगला लेक्चर कब आ रहा है, ये वो, मतलब आगे पीछे की बातें ज़्यादा होती हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि सर मेरा ये डाउट था, या मैं घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मैं आपकी ये अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से यहाँ अप्लाई हुई ही नहीं। हम तो ये चीज़ें चाहते हैं आपसे कि आप हमारे मेथड्स अप्लाई करो। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो आपके नहीं, आप सोचते हो कि वीडियो में जितना मिल जाए उतना मैं कर लूँ और उतने से मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। नहीं निकलेगा भाई। वीडियो में मैं कितने क्वेश्चन कवर कर लूँगा? 5, 7, 8 बस। मैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर पे 10 वीडियो तो नहीं दे सकता कि मैं हर वीडियो में 8-8 क्वेश्चन कराऊँ, 80 क्वेश्चन कराऊँ, तो फिर जेके एसएसबी का पेपर हो जाएगा, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। प्रैक्टिस बेटा खुद की जाती है। यहाँ मैं वीडियो में जो करवाऊँगा, मेरा काम है आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना आपका, कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। जब आपको बता दिया क्वेश्चन करना कैसे, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको अपनी किताब में ये क्वेश्चन ढूंढने हैं। नहीं है तो उस किताब को फेंको और दूसरी खरीदो। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, और प्रैक्टिस जब करोगे तो डेफिनेटली फंसोगे, क्योंकि मेरी चीज़ पढ़ाई हुई आपको 100% दिमाग में नहीं घुसेगी। फ़िलहाल कोई चीज़ मेरे से कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो दिक्कत आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको 100%, मैं आपको 100% दे रहा हूँ तो आपको 100% मिल जाएगा, नहीं।
यू मे गेट 80%, तो 80% आपको मिला। अब जब अप्लाई करने लगोगे तो सिर्फ 60% होगा। एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है चीज़ों की, तो फिर आपको दोबारा उस चीज़ को देखना पड़ेगा, दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो से दोबारा नहीं समझ आएगा तो फिर कमेंट में पूछना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन ट्राई किया नहीं निकला, इसका सोल्यूशन दो, या नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करो, फिर मज़ा आएगा यार। आप लोगों के कमेंट कोई बहुत अच्छे नहीं होते, वही 2-4 बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब वही दिन रात लगे हैं क्या पढ़ने में, बाकी क्या कर रहे हो यार? सिर्फ स्किप करके वीडियो देख के ऐसे निकल जाते हो क्या? तो फिर क्या फ़ायदा यार हमारे मेहनत करने का या आपके वीडियो देखने का? मतलब आए हो तो पूरा फ़ायदा लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू द बेस्ट कंटेंट। और आप कैसे मानोगे कि ये बेस्ट है कि नहीं? आपको 2-4 चैनल और पहले देख लेने चाहिए, आपको आगे पीछे भटक लेना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पे क्वालिटी है। हम कोई कपड़ा खरीदने ही जाते हैं तो 4-5 जगह देखते हैं यार। मोबाइल खरीदना होता तो देखते हैं उसका मेगापिक्सल कितना है, उसकी बैटरी कितनी है। ऐसे तो नहीं कहते कि हाँ जो दुकानदार ने दिखा दिया हाँ यही ठीक है दे दो आप। दुकानदार पहले वही चीज़ देता है जो उसकी नहीं बिक रही होती। मेक श्योर कि यार आप लोग ना चीज़ों को कंपेयर करो पढ़ाई में भी, फिर ही आपको आइडिया होगा कि जो सामने वाले चीज़ें दे रहे हैं वो बेस्ट हैं या नहीं। ऐसे मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मैं तो अपने चीज़ को बेस्ट बोलूँगा, लेकिन आप बेस्ट तब मानोगे जब आपने आगे पीछे का कंटेंट भी देखा होगा। और अगर आपको बेस्ट लगता है तो यार बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ ये बात। एजुकेशन बांटने से कोई गरीब नहीं हो जाता। ऐसा मत सोचो कि मैं अपने दोस्त को ये वीडियो भेज दूंगा तो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा नहीं हो जाएगा। अरे दोनों जने आप मेहनत करोगे ना तो दोनों का हो जाएगा, और बाकी उसके हाथ में होता है किसका होना है किसका नहीं। बट चीज़ें शेयर किया करो। और मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाई इकट्ठे की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर 2-3 दोस्त इकट्ठे करें तो ज़्यादा एफिशिएंसी आती है पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव की खासकर। बिकॉज 2-3 जगह दिमाग जब इकट्ठा चलता है तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आप। मतलब हो सकता है किसी को ज़्यादा समझ आ जाए, किसी को कोई पॉइंट समझ आ जाए, किसी को दूसरा आ जाए, तो फिर एक दूसरे को ही समझा सकते हो आप। और मेरी एक चीज़ याद रखना, कोई चीज़ आपको बोल रहा है कि आप ऐसे मान लो कि आपको कोई चीज़ खुद में लगने लगी है कि मुझे आती है, तो आपको कैसे इवेल्यूएट करना है खुद को आती है कि नहीं। किसी ऐसे बंदे को समझाओ जिसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और अगर आप उसको वो चीज़ समझा पा रहे हो विद ग्रेट एफिशिएंसी और वो कह रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे पल्ले पड़ गई, तो इट मीन्स आपको वो चीज़ अच्छे से आती है। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना तो इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट में कमी है। मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन तभी कर पा रहा हूँ आपके सामने बिकॉज मुझे उस पर 100% कमांड है। अदरवाइज़ एक्सप्लेन कैसे करूँगा मैं आपके सामने, ये मेथड एक्सप्लेन कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैं इसकी बारीकियाँ जानता हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या है, एक एक चीज़ का मतलब जानता हूँ, तभी आपके सामने वो रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। चलो 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड ईच ऑफ अस। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हमारा और आपका। आपको किसी चीज़ में कमी लग रही है तो बताओ। मतलब ऐसा मत किया करो आप जीएस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार। मतलब आप कह रहे हो हमें सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश चाहिए, जीएस के बिना कैसे पास कर लोगे पेपर? जीएस को टोटली इग्नोर करोगे? या जीएस में आप बहुत अच्छे हो? नहीं हो सकता भाई। वीडियो देखो एक बार, जो चीज़ें वीडियो में पढ़ाई जा रही हैं वो आपको पहले से नहीं आती होंगी, वो आपको गलत फहमी है कि आपको पहले से आती है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दैट डजंट मीन कि आपको विटामिन सारे आते हैं। पूरी वीडियो देखो, के तक होते हैं वो सारे, और बी के ही कितने सारे हैं, वो सारे के सारे कैसे पता चलेंगे आपको? अ लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाए, तभी डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं, और आप उस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हो यार। मतलब अप्रिशिएट करना नहीं करना अलग बात है। आप बोल रहे हो जीएस नहीं चाहिए, वो दूसरा कंटेंट दो। मैथ्स तो मिलता रहेगा यार, बट हम बाकी चीज़ें कैसे ना दें? हो सकता है एक आधा बच्चा जीएस में अच्छा हो तो वो जीएस की वीडियो ना देखे। कंपलसरी थोड़ी कर रहे हैं आपके ऊपर, ये चीज़ बाइंडिंग थोड़ी है कि देखनी देखनी है। बट आप हमें ये नहीं बोल सकते कि ये वीडियो मत बनाओ। मैथ की अपनी जगह चल रही है, ऐसा थोड़ी है कि मैथ का कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा जीएस के चक्कर में। ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। दोनों चीज़ों को देखो, जितना कंटेंट मिल रहा है उतना लेते जाओ यार। फ्री में मिल रहा है, और फ्री में अच्छी चीज़ मिल रही है। ऐसा नहीं है कि फ्री में हम ऐसा कूड़ा दे रहे हैं आपको। देखो चीज़ें, फ्री में ऐसा कंटेंट दिल्ली में भी नहीं मिलता भाई। आपने दुनिया देखी नहीं अभी। यहाँ तो आप कहीं कोचिंग सेंटर में गए नहीं अभी तक। जिन्होंने 10-12 हज़ार रुपये बाहर बर्बाद किया वो जानते हैं मेरे कंटेंट की वैल्यू, कि फ्री में ऐसा नहीं मिलता। इवन पैसे दे के भी नहीं ऐसा मिलता। ये जो पेड कोर्सेज हैं नहीं मिलता ऐसा कुछ भी, मान के चलो मेरी बात। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया आर एस अग्रवाल से, जिसे आप टफ बोल रहे हो। टफ नहीं है वो बुक यार, थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट लगता है। अब ये डायरेक्टली उस टाइप का नहीं है जैसी मैंने वो करवाई, बट मैं मोल्ड करके उस टाइप में बना लूँगा इसको। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज ₹13,500। इनकम इस बार डायरेक्टली दे दी, कोई चक्कर नहीं, मैं इसको वैसे बना लूँगा जैसे मैं चाहता हूँ। एंड इज़ मंथली एक्सपेंडिचर वॉज ₹9,000, एक्सपेंडिचर भी बता दिया कितना है। फिर अगले साल क्या होता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है 14% से और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 7% से। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ इन हिज सेविंग्स। मेरे दिमाग में आ गया यार ये तो वो वाला क्वेश्चन बनना चाहिए, बॉक्सेस वाला। लेकिन बॉक्सेस वाले में ये भी परसेंटेज में चाहिए होता है, ये भी परसेंटेज में चाहिए होता है और ये भी थोड़ा बहुत परसेंटेज में दिया होता था पिछले क्वेश्चन में। तो अब इसको देखते हैं कैसे मोल्ड करना है। इनकम भी दिया है, एक्सपेंडिचर भी दिया, तो मैं दोनों की रेशो निकाल लेता हूँ। रेशो चैप्टर तभी पहले पढ़ा दिया था बिकॉज रेशो का परसेंटेज में यूज़ है। इनकम दी है 13,500, एक्सपेंडिचर दिया है 9,000। रेशो का मतलब है कि रेशो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो जो कटता काटो। सबसे पहले 2 0 कट रहे हैं, काट देते हैं। फिर 135 और 90 भी कट रहे हैं। मुझे पता दोनों 45 के टेबल में आते हैं, लेकिन चलो थोड़े छोटे टेबल से काटते हैं आपके लिए। 15 का टेबल तो आता होगा। 15 9 ज़ा 135, 15 6 ज़ा 90। अब 9 और 6 भी कट रहे हैं। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 और 2 नहीं कटते। अरे इससे तो एक आइडिया मिल गया मुझे कि इनकम वाले कितने डब्बे बनाओ, 3, जिसमें से एक्सपेंडिचर वाले कितने मानने हैं, 2। पहले भी तो मैं यही करता था, जब 80% बोला होता था तो मैं 80% को लिखता था 4/5। 4/5 को आप यूँ मान लो 4:5, वेयर 5 रिप्रेजेंट्स इनकम एंड 4 रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर। फ्रैक्शन एक रेशो ही तो है, तो यहाँ डायरेक्टली रेशो बना ली मैंने, जहाँ पे ये पता चल रहा है कि इनकम वाले कितने डब्बे बनाने हैं, 3, और एक्सपेंडिचर वाले कितने रखने हैं, उसमें से 2। तो बना दो 3 डब्बे, बन गए। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम। इसमें से एक्सपेंडिचर वाले कितने रखने हैं, 2, और सेविंग्स वाला ऑब्वियसली ये बचा हुआ जो है। अब आगे मेथड हम जानते हैं। इनकम बढ़ी है 14% से, मतलब हर बॉक्स में 14 रुपये आए। यहाँ भी 14 आए, यहाँ भी 14 आए और यहाँ भी 14 आए। लेकिन एक्सपेंडिचर इस बार 7% बढ़ा। एक्सपेंडिचर मतलब मैं सिर्फ अभी 7 रुपये खर्च कर रहा हूँ। जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए ना उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता था। आपकी जेब में 14 रुपये आते थे, आप खर्च 16 कर देते थे, उधार लेना पड़ता था। क्या अब उधार लेने की ज़रूरत है, नहीं। आपकी जेब में आए 14 रुपये, आपने खर्च किए सिर्फ 7 रुपये। आपने 7 रुपये बचा लिए, साइड पे लिख रहा हूँ, आपने 7 रुपये बचा लिए। इस बार खर्च नहीं ज़्यादा कर रहे हो आप, आपको उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, उल्टा सेव कर रहे हो। 7 रुपये सेव किए यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ भी तो होगी। 14 आपकी जेब में आए, आपने 7 खर्च किए, 7 रुपये फिर बचा लिए। ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि मैंने यहाँ तक 14 रुपये बचा लिए। 14 रुपये बचा लिए मैंने, बचा लिए तो वो मेरी सेविंग नहीं है। मेरी सेविंग ऑलरेडी भी 14 रुपये है। सेविंग वाला डब्बा ही तो है ये। 14 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं जेब में। 14 मैंने इन 2 बॉक्सेस से बचा लिए। 14 और 14 28% आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ मुश्किल है? और RS अग्रवाल का सोल्यूशन देखो, आपको समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं कौन सी इक्वेशन बना के किया हुआ है। मतलब बुक होती है प्रैक्टिस के लिए कि आपको बुक से क्वेश्चन उठाना है, उस क्वेश्चन को करना किस मेथड से है ये आपको खुद सोचना है। कि मैं तो हर चीज़ कवर करवा ही रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आप बोल सकते थे ना RS अग्रवाल से करके कि सर ये हुआ ही नहीं हमसे, या आप मे भी पहचान ही ना पाओ कि ये क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली हल्का सा मोल्ड करना तो आना चाहिए आपको। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको वीडियो में नहीं करवाता ना, तो आप घर जाके पहला नंबर बुक खोलते बहुत कम हो, ये मैं जानता हूँ। अगर कोई खोलेगा भी तो वो RS अग्रवाल खोलेगा तो उसको ये आइडिया नहीं होगा कि ये क्वेश्चन इस मेथड से किया जाता है कि नहीं। ये चीज़ कैसे समझ आती है? बाय प्रैक्टिस। व्हेन यू प्रैक्टिस न्यूमरस क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन करने पड़ते हैं भाई। जिस सोर्स से मिल रहे हैं हर एक सोर्स से उठाओ। कोई PDF मिली नेट पे, कुछ मिला, कोई पुराना पेपर मिल गया, जो सोर्स मिल रहा है उठा लो और उसमें रेशो के और परसेंटेज के क्वेश्चन छांटना शुरू करो। खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद ही जितनी मेहनत करके अच्छी बात है। किसी क्वेश्चन पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आया ना, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो परसेंटेज और रेशो के ही निकलते हैं। वो 4 छांटो, कॉपी पे लिखो। टाइप्स बाद में बनाना, पहले कॉपी पे सारे क्वेश्चन लिखो रेशो के और परसेंटेज के। फिर बाद में देखो कि इसमें से कौन सी टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। उससे आपको एक आइडिया भी होता जाएगा कि यार क्या चीज़ नहीं पढ़ाई वीडियो में, वो आप पूछ लो। वैसे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो मिलेंगी पेपर में आई हुई हैं वो मैंने पढ़ा दी हैं। स्टिल अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ एग्ज़ाम में आई है और मैंने नहीं पढ़ाई है,
तो कमेंट सेक्शन किस लिए है यार? इसीलिए तो है, टू डिस्कस क्वेश्चन बोलो, हम टेलीग्राम चैनल पे उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। हमारा लर्निंग ऐप है JK अलर्ट्स, वो डाउनलोड कर लो, वहाँ हम PDFs प्रोवाइड करते हैं, वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते हैं। मतलब हम आपको हर प्लेटफॉर्म पे हेल्प करना चाहते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपकी चैटिंग क्यों नहीं रख रहे हैं? बिकॉज फिर बच्चे, पता ही है आपको किस टाइप के हैं आजकल, पढ़ते कम है, बाकी फालतू काम ज़्यादा करते हैं। एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए ना, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट मत ढूंढो यार। नौकरी लग जाएगी फिर जो मर्ज़ी एंटरटेनमेंट करो, जो मर्ज़ी करो फिर, बट जब तक जॉब नहीं लगी है तो थोड़ा सीरियस रहो पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में एंटरटेनमेंट कैसे हो सकती है? मतलब ये ऐसी चीज़ है यार कि कोई भी इंसान खुशी से नहीं करता है। इवन मुझे भी कोई बोले कि बिना मैथ पढ़े या बिना साइंस पढ़े तेरी जॉब लग जाएगी बहुत अच्छी, जो मैं चाहता हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूंगा बताओ मेरे को? किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं है, नोबडी डज इट बाय हार्ट। लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत खुद से ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। और कभी भी इस चीज़ में एंटरटेनमेंट मत ढूंढो यार। मुझे भी पता है मैं अगर कॉमेडी वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बट मेरा पर्पज़ व्यूज़ लाना नहीं है। मैं कभी भी आपके ऊपर ये नहीं बोलता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, लाइक कर दो, ये कर दो। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि यार आपका फ़ायदा हो जाए बस, और आपका फ़ायदा होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिकॉज हम चाहते हैं कि यार आप तक जो चीज़ें पहुँच रही हैं वो और आगे भी पहुँचे। एवरीबडी शुड गेट बेनिफिटेड। अगर कोई किसी और चैनल पे फंसा हुआ है फालतू में, या किसी ने कुछ पेड कोर्स खरीद लिया हुआ है, पैसे कहीं पे वेस्ट कर दिए हुए हैं, तो उसको बोलो कि भाई छोड़, जो गया पैसा पैसा आ जाएगा वापस, टाइम मत वेस्ट करो कहीं और। अगर हम आपको बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं तो फ़ायदा लो। देखो अभी 2 क्वेश्चन और लूँगा मैं, मतलब आज तो आपको एक्सपेंडिचर और इनकम वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, टोटली अच्छे से आ जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इससे चीज़ें मैक्सिमम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। 75% अब तक आप जान चुके हो कि कितना होता है 3/4, एंड 4 इज़ माई इनकम एंड 3 इज़ माई एक्सपेंडिचर। सो कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 4। चारों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनकम को। इसमें से एक्सपेंडिचर वाले कितने हैं? 3। तो ये कौन सा आ जाएगा? सेविंग्स वाला। इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो 20, 20, 20 और 20। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15। 20 रुपये आए थे जेब में, लेकिन खर्चे सिर्फ 15। क्या उधार लेने की ज़रूरत है? नहीं, उल्टा 5 रुपये सेव कर लिए। कम खर्च करोगे तो सेविंग होगी। 5 रुपये यहाँ बचा लिए, 5 रुपये यहाँ बचा लिए, 5 रुपये यहाँ बचा लिए, ओवरऑल मैंने 15 रुपये बचा लिए। 15 बचा लिए मैंने, कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक मैंने 15 रुपये सेव किए। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया वहाँ पे उधार लेना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था। यहाँ एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो उल्टा सेविंग होगी। 15 मैंने यहाँ से सेव कर लिए, 20 रुपये यहाँ भी तो सेव हो रहे हैं, बिकॉज ये सेविंग्स वाला बॉक्स है। 20 ऑलरेडी थे, 15 और आए, 35% आपका आंसर है। बताओ, इससे आसान मेथड कहाँ मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ये मेरा दावा है, वादा नहीं करता हूँ, मैं दावे करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो और मेरी तरफ से बेस्ट आपको मिलता रहेगा। हैव पेशेंस and success is yours. With these words, it's Jatin Kumar signing off.